सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। एहतजाज, धरना या अदम एतमाद की तहरीक, मुल्क में एक नई लहर चल रही है। इमरान खान साहब को हटाया जाए। इमरान खान साहब को हटाने के लिए 20 वोट दरकार हैं। अब इन 20 वोट्स में जो उनके इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुस्लिम लीग काफ और GDA, क्या ये असूली तौर पर हुकूमत को छोड़कर शहबाज शरीफ साहब के पास या ज़रदारी साहब की बातों में आ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है? मौलाना फजलुर रहमान साहब मुस्लिम काफ के चौधरी बरादरान के साथ आज मिलने के लिए जा रहे हैं। क्या वो एग्री कर देंगे? कामिल अली आगा साहब ने चंद रोज़ पहले कहा था कि हम रियासत के साथ हैं और हमारा 5 साल का वादा है। मुझे लगता नहीं है और किसी और को भी नहीं लगता कि चौधरी बरादरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात मान लेंगे। इस सारी सूरत हाल में जो एहतजाज का सिलसिला जारी है और बढ़ रहा है, उस एहतजाज से क्या होने वाला है? तीसरी जानिब मामला यह है कि इमरान खान साहब भी अब जलसे करने जा रहे हैं, आवाम की तरफ रुजू कर रहे हैं, जलसे करेंगे। होगा क्या? इस सारी सूरत हाल से हमें क्या हासिल होगा? ये एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से क्या मिलेगा? तज्जियाकार कहते हैं कि सिर्फ 45 दिन बाकी हैं, क्योंकि 45 दिन के बाद फिर रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएगा। उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है या नाकाम होती है, फैसला हो जाएगा। एहतजाज का सिलसिला, PTI सिंध आ रही है, पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद जा रही है, उसका फैसला हो जाएगा। ये तमाम चीज़ों के ऊपर होता क्या, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ आजिज़ ढामरा साहब सेनेटर हैं, पाकिस्तान के मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब MNA हैं, तहरीक इंसाफ के, वो मौजूद हैं। रऊफ सिद्दीकी साहब साबिक वज़ीर हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। ढामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद जाना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है, सबको मिला के आगे बढ़ना चाहती है। ज़रदारी साहब बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। आपके पास कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इमरान खान साहब को हटा के फॉर्मूला क्या है जिसके तहत इकॉनमी ठीक हो जाए? पार्लियामेंट में कैंडिडेट कौन है प्राइम मिनिस्टर का? ये आगे वाला राउंड में आपकी क्या तरतीब है? देखिए फैसल, पहली बात तो ये है कि अदम एतमाद की सूरत में जो क्वांटिटी है उस पे जब हम बात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के फॉर्म सबमिट करा रहे थे हम, और उस वक्त भी ये सवालात हो रहे थे मीडिया के अंदर भी, और बाकी हमारे पार्टी के दोस्तों के हवाले से उस वक्त हम PDM का हिस्सा भी थे कि आप किस तरह ये सीट विन करेंगे। मगर जारी हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई महाज खाली नहीं छोड़ना चाहते थे। हमने हिस्सा भी लिया और कामयाबी भी हासिल हुई। और इससे पहले हमने जब ये बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए तो बाई इलेक्शन भी आपने देखा कि 99% जो है वो अपोजिशन की जमातों ने विन किए। तो सूरत हाल को देखकर, सियासी एनवायरनमेंट को देख के पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अपने फैसले करती है और अपना लोहा मनवाती भी है। जहां तक बात है कि माहौल कैसा है, मेंबरान कैसे पूरे होंगे, तो वो तो आपको पता है कि जिस जहाज की वजह से ये हुकूमत वजूद में आई थी, उस जहाज के पायलट कह रहे हैं कि अब ये जहाज कहीं भी लैंडिंग करने वाला है। अच्छा। मतलब वो अपनी उड़ान जो ऊपर थी वो नीचे आ चुके हैं। हाँ। अब ये सारी सूरत हाल अपनी जगह, और आप कह रहे हैं कि आपके पास स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह इकोनॉमी ठीक करेंगे और किस तरह बहरान से निकालेंगे। तो बहरान से निकालते हैं मुल्क की लीडरशिप, जिसको आवाम का एक गर्द हो, जिसके पास सलाहियत मौजूद हो। अब इस लीडरशिप के पास जो सलाहियतें हैं वो ऐसे हैं कि एक दरबार में 10 अपने खुशामदियों को आप सर्टिफिकेट देके बाकियों पे आप क्वेश्चन करते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि जब 10 लोग आपके टॉप ऑफ लिस्ट हैं, बाकी सब नायल हैं, नालायक हैं, इनडायरेक्टली आप उनको ये कह रहे हैं। अब उन नालायकों को एक दिन भी मजीद काबीना में बैठ के इस कौम के इकोनॉमी और इस कौम के जो पैसे हैं उनके पैसों से ये तनख्वाहें भी उठाएंगे। क्यों उठाएं जब आपके वजीर 11वें नंबर पे आने के लिए रेटिंग में तैयार नहीं है, 12वें नंबर पे आने के लिए तैयार नहीं है, टॉप 20 में तैयार नहीं है, 10 तक नहीं आए तो उनको निकाल दें, फारिग कर दें। 10 लोगों के ऊपर आप चलाएं। तो सलाहियतें जो है सही बहुत बड़ी है। और हमें फैसल भाई आपको पता है कि जब भुट्टो साहब को मुल्क मिला के सूरत हाल में मिला, और जब बीबी को मुल्क मिला था एक आमरीत के तवील अरसे के बाद मुल्क मिला था, जहां पर हीरो थी, जहां पर थी, जहां पर लिसानियत की सियासत थी, जहां पर कलेक्शन कोर्स थी। हमने चल के दिखाया 18 माह और 2.5 साल की हुकूमतें हैं। जब हमें 5 साल मिले तो हमने जमहूरी इदारों को मजबूत किया,
और वो पावर प्रेसिडेंट हाउस से निकाल के पार्लियामेंट को दिया। इस दौर में कोई क्लर्क भी अपना पावर चले डामरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, हमने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हाँ रऊफ सिद्दीकी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत झूम रही है, बहुत घूम रही है, पंजाब के दौरे, इस्लामाबाद के दौरे, बहुत सारी सियासी जमातों के साथ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? आप हुकूमत के साथ हैं, आप सेल होना चाहते हैं, आप अपने आइडियाज को सेल करना चाहते हैं, आप मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, एमक्यूएम क्या करना चाह रही है? देखें फैसल साहब, एक बात जहन नशीन होनी चाहिए कि पीटीआई के साथ हम बहैसियत एक जमात उनके इत्यादी हैं। हाँ ठीक है, हमने कोई हम कोई मर्जर नहीं हुआ है हमारा कि जो वो कहेंगे उस पे हम हर बात पर लब्बैक कहेंगे, नंबर एक। नंबर दो, अच्छा। हम हुकूमत के इत्यादी हैं जी। तो इत्यादी का मतलब ये है कि आप मुल्क की सतह के ऊपर अवामी मफाद के जितने बड़े फैसले के अंदर, चाहे वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे वो दाखिला पॉलिसी हो, हर जगह पर आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। नंबर दो, हमने इनके साथ एक तहरीरी मुआहदा किया था। आज 3.5 बरस में मुआहदे की कोई एक शिक भी ऐसी नहीं जिस तो आप नाराज हैं, पीटीआई से नाराज हैं, एक भी शिक मुकम्मल नहीं हुई, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब चौथे साल में आके तकरीबन एमक्यूएम नाराज हो गई है पीटीआई से। नहीं, मैं तो इस पे जरा और इजाफा करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। कि आपने जब मुआहदा किया था तो जो आपके इख्तियारात में नहीं थे, वफाक के नहीं थे, तो आपको उसी वक्त माजत कर लेना चाहिए था। आपने तहरीरी मुआहदा किया और ये बाइख्तियार बरी का फर्ज है कि वो मुतमईन करे हमारा। एक बात, दूसरी बात यह है कि एमक्यूएम के साथी जमातों से, क्योंकि साथी जमात है, हम कोई आइसोलेशन में थोड़ी रह सकते हैं। हम तो तमाम सियासी अच्छी बात है, इसलिए आप मिलना चाहिए। एक छोटा सा मुख्तसर सवाल, आपके 2 वजीर हैं, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इमरान खान साहब ने उनको जो है वो डिग्री नहीं दी, सर्टिफिकेट नहीं दिया। फरूक नसीम साहब भी, अमीनुल हक साहब भी, दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इमरान खान साहब की कैबिनेट में। हाँ, आज मजीद हिमायत का ऐलान कर देंगे तो इनसे ज्यादा नफीस कोई नहीं होंगे। अच्छा, वो अच्छा हिमायत की वजह से, वो तो फरूक नसीम साहब को तो बहुत ज्यादा काम नजर आया, लेकिन इमरान खान साहब को नजर नहीं आया है, वो क्यों? अब ये तो वही बेहतर जानते हैं ना। मसला तो ये है कि इनकी परफॉर्मेंस देखने से पहले तो फिर हुकूमत की टॉप टू बॉटम सबकी परफॉर्मेंस तो देखनी पड़ेगी ना कि उन लोगों ने क्या किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो माशी बदहाली थी उसकी वजारत हमारे पास नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई का एक अफरीत आया हुआ है उसकी वजारत हमारे पास नहीं है। पेट्रोलियम के तमाम मामला जिससे पूरी इकनॉमी सफर करती है वो भी हुकूमत। पाकिस्तान में जो लाकानूनियत है, कानून को ठीक करना, फैसले जल्दी करवाना, नैब कोर्ट्स बनवाना, प्रोसिक्यूशन को ठीक करना, फैसले करवाना, ये सारी चीज, ये अहम तरीन वजारत तो आप ही के पास है जिससे सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत 700 के करीब तरामीम जो है फरूक नसीम साहब ने जो है प्रपोज की हैं, अभी एक डॉक्यूमेंट दिया है। जी सर, इस टेक्निकल सवाल का जवाब वही देंगे। चलें, मैं आफ्ताब जहांगीर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ। आफ्ताब जहांगीर साहब जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी, आप ये जवाब नहीं दे सकेंगे फैसल, मैं ये जवाब दे दूं, फिर आप आफ्ताब भाई मेरे भाई हैं, प्लीज कहिए। अभी तो आप सवाल कर रहे थे ना, एक तो ज्यादती हुई है, बड़े इत्यादी पार्टियों के साथ पीटीआई ने बड़ी ज्यादती कर दी है। और जब आप कह रहे थे ना उस में क्यों नहीं है इनके वजीर, तो मेरे ख्याल में ये मामला इमरान खान का नहीं था। सही साहब को शायद पसंद नहीं था कि मेरी लिस्ट में कोई इत्यादी वजीर शामिल हो। चलिए, हो सकता है। आफ्ताब जहांगीर साहब, हुकूमत के पास वक्त कम है, एहतिजाज चल रहा है, अदम एतमाद की तहरीक आने वाली है, सब बैठे हुए हैं, इत्तेहादी नाराज हैं, खफा हो रहे हैं। कितना टाइट अपने आप को फील कर रही है पीटीआई, कितना मुश्किल में अपने आप को फील कर रही है पीटीआई? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। दोनों दोस्तों को मेरा सलाम। मुझे तो कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही, इसलिए कि ये इनका जमहूरी और सियासी हक है, ठीक है, समझे ना। कि ये एहतजाज भी करें, रैलियां भी निकालें, जुलूस भी करें, अदम एतमाद भी लेकर आए। लेकिन आपने देखा कि अभी माजी हाल के अंदर कि जनाब जो इन्होंने जितने भी हमारे बिल थे तो उसमें ये कहीं अदम एतमाद पेश नहीं कर सके। उसकी वजह ये कि इन्होंने तो ऐलान किया था कि जी हम अंदर भी नहीं पास होने देंगे, हम घेराव करेंगे,
हम अपने वर्करों को बुलाएंगे कि वो कौमी असम्बली और सेनेट का है, हम इन्हें पास नहीं होने देंगे। फिर कैसे मजे से पास हो गया, फिर इनका जो अपोजिशन लीडर है वही नजर नहीं आया। तो बात ये सारी चीजें हैं, ये अभी ये ऐलानात अपनी जगह पर हैं और अमल अपनी जगह पे। आप ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में जो क्राइम की सूरत हाल है, वो स्ट्रीट क्राइम हो, वो भत्ताखोरी हो, वो फैक्ट्रियों को भत्ते की पर्चियाँ भेजना हो, वो घरों के बाहर स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात हों, वो तेज़ी से बढ़े हैं। और हुकूमत ने फाइनली एक फ़ैसला किया है और कराची पुलिस चीफ को तब्दील कर दिया है। एक ऐसे शख्स को वापस लेकर आए हैं जो इससे पहले हटा दिए गए थे, या उन्होंने हाथ बांध लिए थे कि अगर एसएचओ मेरी मर्जी का नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा, अगर एसएसपी मेरी मर्जी का नहीं है तो मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन 9 महीने के बाद एक बार फिर कराची के पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन को आज इख्तियारात दे दिए गए हैं। पिछले 9 महीनों के अंदर कौन चीफ था आपने कभी देखा सुना? टेलीविजन पर नहीं होगा और ना ही आपने सिंध के आईजी को कभी सुना होगा, लेकिन गुलाम नबी मेमन साहब को इससे पहले भी सुना गया। वो फील्ड में नज़र भी आते थे, वो केस सुलझाते भी थे, वो लोगों के दरमियान भी होते थे और एक पुरअमन तौर पर शहर को चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या उन्होंने वाक़यात अपने उस दौर में किए, ज़रा मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ, फिर अब वो क्या करेंगे उस पर अब बात करेंगे। लेकिन ज़रा देखें गुलाम नबी मेमन साहब क्या करते रहे। ये सब दिखाने का मकसद ये है कि इतने बड़े शहर के अंदर जो कराची के पुलिस चीफ थे इमरान याकूब मिन्हास, वो इन 9 महीनों में कभी नज़र नहीं आए। और आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब भी कभी भी किसी भी मामले में बोलते दिखते दिखाई नहीं दिए। होम मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने भी कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हुए, गाड़ियाँ छीनी गई, मोबाइल छीने गए, कभी उन्होंने इस मौजू पर बात नहीं किया। कोविड के अंदर कितने केसेस हैं वो रोज़ाना बताते रहे, लेकिन क्राइम के ऊपर कभी उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ जनवरी जो भी गुजरा है इसके अंदर कराची के शहरियों से 4327 बाइक्स मोटरसाइकिल छीनी गई, 200 से ज़्यादा गाड़ियाँ छीनी गई। बहुत सारे वाक़यात आपने ऐसे क्लिप्स देखे जिसके अंदर शहरियों को स्ट्रीट क्राइम के दौरान कत्ल कर दिया गया। और बाज़ औक़ात तो पुलिस एहलकार या एजेंसीज़ के लोग जो मुख्तलिफ इदारों के लोग थे वो मुलव्विस पाए गए दहशतगर्दी के वाक़यात में, इन लूट मार के वाक़यात में, स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुएब, बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं, बहुत अच्छे से क्राइम की चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं। इनसे बात करते हैं। शुएब, आखिर क्यों एक बार फिर गुलाम नबी मेमन, क्यों? क्या सिंध हुकूमत हार गई, हार मान ली, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं? ये तो सिंध हुकूमत के कहने पर नहीं चलते, इन्होंने पहले भी हाथ उनसे नहीं मिलाया था, उन्होंने कहा एसएचओ मेरी मर्जी के होंगे, कमेटी के थ्रू आएंगे, रिश्वत नहीं होगी, एसएचओ अपने तौर पर काम करेगा, सिंध हुकूमत नहीं लगा सकेगी और मैं बात करूंगा और मैं हर जगह ग्राउंड पे खड़ा होकर बात करूंगा। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट है। आप देख रहे हैं कि मुश्ताक महर साहब तो समझे जैसे है ही नहीं, विजिबल नहीं है, और हमने देखा इमरान याकूब साहब भी विजिबल नहीं थे, कभी नजर नहीं आए। तो ये तो मुराद अली शाह साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं लग रहा है फैसला? जी बिल्कुल, क्योंकि सिंध हुकूमत चाहती है कि जो भी कराची पुलिस चीफ हो, आईजी सिंध हो, वो बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के चुप करके बैठा रहे। ये चीज़ आईजी साहब तो फॉलो कर लेते हैं। अब पिछले 1 साल में आप मुझे कोई मीडिया टॉक ऐसी दिखा दें कि आईजी साहब ने कहीं पे मीडिया से बात की हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कभी ना क्रेडिट लेते हैं ना कोई क्रेडिट की काम करते हैं। पोस्ट साइलेंट पोस्ट, बिल्कुल खामोश है। लोग कहते हैं एडी ख्वाजा हमें याद आ रहे हैं, हमें बहुत सारे कलीम इमाम याद आ रहे हैं, वो बहुत बात, तो ये बिल्कुल कहीं सामने नहीं, तो फोटो में भी नहीं आते कहीं। बिल्कुल ये चाहते ही नहीं है कि मीडिया से तभी तो कराची शहर का कबाड़ा हुआ है, पूरे सिंध का कबाड़ा हुआ है। हम अब इस वक्त आप देखें कि 1,58,000 सिंध पुलिस की फोर्स है और उसके 1 आईजी सिंध हैं, तो आईजी सिंध को तो जवाबदेह होना पड़ेगा। आप 1,58,000 की सिंध पुलिस की फोर्स चला रहे हैं पूरे सूबे की, जिनमें से इस वक्त 1,44,556 लोग पुलिस में ऑन ड्यूटी हैं, कुछ छुट्टी पर हैं। तो ये आदादोशुमार कोई मामूली आदादोशुमार नहीं है। इतनी बड़ी पुलिस को चलाने वाला सूबे का आईजी अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ना किसी को जवाबदेह हो, ना किसी मीडिया में आए। चले सिंध हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई हुई है कि वो मीडिया में पाबंदी लगाई हुई है। बिल्कुल, वो यूसुफ ठेले वाले के केस के बाद से पाबंदी है कि आईजी साहब बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट मुराद अली शाह साहब ने पाबंदी लगाई। बिल्कुल, क्योंकि ये एक दफा वाकया हुआ था मुराद अली शाह साहब के खिलाफ एक मीडिया, आईजी साहब खुद बोल नहीं सकते, अवाम उनके राज में किस तरह करेगी। अब ये गुलाम नबी मेमन साहब तो ये तो बहुत डिफरेंट ऑफिसर है, तो ग्राउंड पे नजर आएगा, ये चलते फिरते नजर आएगा, ये मीडिया से बात करते नजर आएगा, ये एक्शन लेते नजर आएगा, ये तो एसएचओ को हटा देगा। ये तो सारा धंधा जो पुलिस का है
वो चेंज कर देगा। अच्छा फैसल साहब, मजे की बात यह है कि ये 9 महीने कराची पुलिस चीफ रहे इमरान याकूब मिन्हाज साहब। इस दौरान भी जब ये छुट्टी पे जाते थे तो गुलाम नबी मेमन साहब भी कराची पुलिस चीफ होते थे। ये बरतानिया गए तो कराची पुलिस चीफ का रोल गुलाम नबी मेमन साहब को मिला। अभी भी यही सूरत हाल है, लेकिन लास्ट टाइम गुलाम नबी मेमन साहब जिस वक्त हटे थे तो उन्होंने खुद से कहा था कि भाई अब मैं ये कराची पुलिस चीफ का रोल नहीं कर सकता, आप मुझे किसी और जगह भेज दें। वो जो बात कहते थे वो नहीं होती थी। वो कहते थे पुलिस में करप्शन खत्म की जाए, नहीं होती थी। वो कहते थे थाना कल्चर तब्दील किया जाए, नहीं होती थी। वो कहते थे बरतानिया के तर्ज पे मॉडल पुलिस स्टेशन का सिलसिला हो, जिसका बजट हो। उन्होंने मुझसे बात करते बोला कि भाई मैं चाहता हूं पुलिस का बजट हो ताकि थाने की करप्शन तो रुके। हर पुलिस वाला बीटर रख के काम चला रहा है। पुलिस की मोबाइल में डीजल नहीं होता, एसएचओ के पास डीजल होता है, पुलिस के पास पुलिस स्टेशन में जब ये शोर मचाते रहे और हट गए, छोड़ दिया, इन्होंने सबको कहा कि मैं अब करने को तैयार नहीं हूं, और मेरे ख्याल है बड़ी ऑनेस्टी की बड़ी अच्छी बात थी। अब जब दोबारा आए हैं, आज चार्ज ले लिया है, अब क्या होगा? अब एसएचओ इनकी मर्जी का नहीं होगा तो काम चलेगा, अगर एसएसपी इनकी मर्जी का नहीं होगा तो काम चलेगा। इसी तरह गुलाम नबी मेमन के दौर में स्ट्रीट क्राइम होगा, लोगों दरवाजों के ऊपर मारे जाएंगे, खवातीन से बैग छीनेंगे, इसी तरह से क्राइम रहेगा। देखिए इस वक्त क्राइम को कंट्रोल करना तो किसी भी कराची पुलिस चीफ के अकेले बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि लेकिन एटीट्यूड में तो तब्दीली आती है ना। अगर ऑफिसर चेंज, अगर एक आईजी नजर ही नहीं आ रहा, बोल ही नहीं रहा, और कराची पुलिस चीफ है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा, और एक ऑफिसर है जो लड़ने को तैयार है ग्राउंड पे, तो फर्क तो पड़ेगा। चीज को ओन करेगा तो फर्क तो नजर आएगा। पूरी पुलिस में तो तब्दीली आएगी ना। क्योंकि गुलाम नबी मेमन साहब का एक तरीका है कि वो जब कहीं निकलते हैं तो मीडिया को फेस करते हैं। इमरान याकूब मिन्हाज साहब मीडिया को फेस नहीं करना चाहते थे। वो नहीं इसलिए फेस नहीं करना चाहते क्योंकि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस शहर में हर गुजरते घंटे में 4 अफराद से एक मोबाइल फोन छिनता हो, 3 अफराद हर घंटे में 4, दिन में 72 अफराद कराची में ऐसे हैं। 24 घंटों का अगर हिसाब बना लिया जाए तो हर घंटे पे 4 आदमी कराची की सड़कों पे मोबाइल फोन उनसे छिनता है, जो रिपोर्ट करते हैं, जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो अलग है। हर महीने कराची से 4000 मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। ये दुनिया के किसी मुल्क के रिकॉर्ड में नहीं होगा कि एक महीने में किसी एक शहर से या पूरे पाकिस्तान का मुकाबला भी कर लिया जाए, 4000 मोटरसाइकिल चोरी हो रही है। गाड़ियों की बात कर ले, पिछले महीने सिर्फ 200 गाड़ियां कराची से चोरी और छीनी गई हैं। आप इससे अंदाजा तो खाली ट्रांसफर करना काफी है क्या? मतलब आप एक पुलिस चीफ को हटा दें या एक एसएसपी को ट्रांसफर कर दें और उसके इलाके में, उसके शहर में, उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर ये लूटमार चल रही है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? इसका सबसे आसान हल ये है कि पुलिस वाले को आप टेंडर पे ना लगाएं, पोस्टिंग के जरिए लगाएं। टेंडर क्या बोलते हैं? टेंडर मतलब वो अगर 2 करोड़ रुपए दे के पोस्टिंग लेगा तो भाई वो 8 करोड़ रुपए बनाकर वापस जाएगा। 2 करोड़ रुपए लेकर एसएसपी डीआईजी आ रहा है। इस तरह की सूरत हाल है। अब तो एसएचओ 60-60 लाख रुपए दे के लग रहे हैं। 60 लाख रुपए देकर कराची के एसएचओ लग रहा है। 140 से ज्यादा कराची में एसएचओ हैं। मेरे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अहमद चुनाई साहब, सीपीएलसी के साबिक चीफ हैं, बहुत गहरी नजर रखते हैं, सनतकार भी हैं। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ, अभी शुएब बरनी की आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, 60-70 लाख रुपए का एसएचओ, 2-2 करोड़ रुपए का एसएसपी, 3-3, 4-4 रुपए का करोड़ का डीआईजी। ये सिंध के अंदर सूरत हाल है, किस तरह कंट्रोल होगा? गुलाम नबी मेमन के पास अब नए टास्क आपके ख्याल में क्या है, क्या चैलेंजेस हैं उनके लिए? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं गुलाम नबी साहब की आमद पर खुश आमदीद कहूँगा और एक अच्छा पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि गुलाम नबी साहब एक शरीफ आदमी है और उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छी रेपुटेशन के साथ काम करते हैं। फिर इनका एक फॉरेन एक्सपोजर भी है और नबी साहब जो गुलाम नबी मेमन साहब की सोच है, जिसकी अभी थोड़ी सी अक्कासी शोएब भाई ने की है, वो बिल्कुल सही है। और उनकी हमेशा से ख्वाहिश यही रही है कि हालात जो है वो बेहतर रहें और ये सारी पुलिस में जो करप्शन है उसका खात्मा किया जाए। लेकिन जाहिर है एक लिमिट तक वो जा सकते हैं, एक लिमिट तक उन्होंने जो है वो रेजिस्ट किया है। इसके बाद चीजें जो है वो आपकी नजर में है कि पिछले 9 महीने में क्या हुआ। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि पुलिस को मीडिया पर आने से मना कर दिया गया था एक पर्टिकुलर केस के बाद, और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत फैसला था, इसलिए कि जो बताएंगे नहीं पब्लिक में आकर कि क्या हो रहा है, किस तरह पुलिसिंग की जा रही है और पुलिस क्या इक़दाम ले रही है, जब तक मैं समझता हूँ कि ना आवाम की सेटिस्फेक्शन आएगी ना मीडिया की सेटिस्फेक्शन आएगी। अच्छा, चैलेंजेस क्या है इनके सामने? अहमद भाई, क्या चैलेंजेस हैं? गुलाम नबी मेमन, किस तरह कराची में रोजाना मोटरसाइकिल स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्ट्रीट क्राइम्स है। और स्ट्रीट क्राइम्स अब इस हद तक बढ़ गए हैं कि डिफेंस जैसे इलाके में
क्लिफ्टन जैसे इलाके में भी जो है वो आवाम सख्त परेशान है। गली गली जो है वो मोटरसाइकिल पर लोग फिर रहे हैं। थोड़ी सी वजाहत अभी इमरान याकूब साहब ने पिछले दिनों मीडिया पर आके कही थी। मैं समझता हूँ किसी हद तक उनकी बात ठीक भी है कि ये गैर मुकामी लोग भी इसमें बहुत बड़ी तादाद में शामिल हैं, मुकामी लोग भी शामिल हैं, और इसके बहुत सारी वजूहात हैं। देखिए, माशी वजूहात सबसे बढ़कर है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त जो महंगाई का आलम है, मैं हुकूमत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ कि ये नेचुरल सर्कमस्टांसेस जिसमें बेतहाशा महंगाई है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास बिजली बिल देने के पैसे नहीं है, ये तमाम चीजें जो है वो आखिर में गरीब और वो जो गैर मुतवसत तबका है उसका क्या इसके पास इलाज है, वो अपने पेट की भूख कैसे मिटाएगा। तो ये सारी क्राइम की जड़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो है वो क्राइम होते रहें और हम जो है वो खामोशी से बैठे देखते रहें। जाहिर है पुलिस का एक्टिव होना जरूरी है। अब उम्मीद है कि नए पुलिस चीफ के आने के बाद, एक बार फिर पुलिस चीफ बनने के बाद गुलाम नबी मेमन की क़यादत के अंदर सिनेरियो तब्दील होगा। शुएब, आप क्या कहेंगे, क्या चैलेंजेस आप समझते हैं इनके पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो फौरन अगले घंटे में लेना शुरू करेंगे? बैठने वाला आदमी तो है नहीं है। लेकिन बिल्कुल बैठने वाले आदमी नहीं। इनके लिए सबसे पहला कंट्रोल है पुलिस को कंट्रोल करना। पुलिस की रिश्वत, थाने का कल्चर अगर कंट्रोल कर लेंगे, पुलिस वाले अगर डकैती नहीं मारेंगे, वो डकैतों के सरपरस्त नहीं बनेंगे, वो क्रिमिनल्स नहीं चलाएंगे। पिछले 2 महीने के दौरान जो बड़ा क्राइम हो रहा है उसमें पुलिस वाला निकल रहा है, यानी जो पकड़े जाते हैं उनमें पुलिस वाला नहीं। जामशोरों से भी चर्च लेके आ रहा है, यहाँ भी वेपन बेच रहा है, यहाँ भी चर्च बेच रहा है, धड़ल्ले से धमकी भी दे रहा है मीडिया वालों को। ये कल्चर सबसे पहले अपना कल्चर ठीक करें, पहले उसके बाद पुलिस आगे पकड़ने वाला तो ठीक हो तभी तो पकड़ेगा। अगर पकड़ने वाला ही चोर होगा, डकैत होगा, तो वो किसको पकड़ेगा? अच्छा, थानों में भी सूरत हाल बहुत खतरनाक है। आप किसी सही काम के लिए चले जाएं, बगैर रिश्वत के काम नहीं होगा। यानी सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। थानों का फोन PTCL डेड होगा, SHO, हेड मोरर और बीटर का मोबाइल चल रहा होगा। वहीं से पैदागिरी का सिलसिला जो शुरू होता है वो फिर आगे तक जाता बड़े चैलेंजेस है। सबसे पहले पुलिस को अंदर से ठीक करना है, उसके बाद चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी साहब, अहमद चुनाई साहब। किस तरह ठीक होगा ये मामला? बड़ा चैलेंज है, लेकिन बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हैं। देखते हैं गुलाम नबी मेमन साहब किस तरह काबू पाते हैं। ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सिंध की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर खुदकुशियाँ हो रही हैं स्टूडेंट्स की, या उन्हें कत्ल किया जा रहा है रेप करने के बाद। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक। सिंध की जामियात खुसूसन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के अंदर अब बहुत हरासमेंट के केसेस हैं। ख़ास तौर पे जो तालिबात हैं उनको मामूल है हिरास करना। मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, और ख़ुदकुशियाँ होने से पहले रेप हो रहे हैं। और एक ऐसा इन्वायरमेंट है कि उसके अंदर कुछ अमली तौर पर सामने नज़र नहीं आ रहा। अपील की जा रही है JITs बनाए जाएँ, अपील की जा रही है तहकीकात ठीक हों। नाम है पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल हैं, आसिफा डेंटल कॉलेज, और इस तरह के नाम है बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। टोटल अगर फोकस किया जाए तो नाम रखे गए हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर, पीपल्स पार्टी के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, हॉस्टल है तो आसिफा डेंटल कॉलेज। और यहाँ पे जो हिरासमेंट के केसेस हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक्शन या मुराद अली शाह साहब का एक्शन नज़र नहीं आ रहा। मैं उन मासूम तालिबात का नाम नहीं लेना चाहता जिनके साथ ज़्यादती के मामलात हुए और फिर वो पंखे से लटकी भी पाई गई। हमारे करस्पॉन्डेंट शिराज पठान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शिराज, मजमूई तौर पर चंद सालों में कितने वाक़यात हिरासमेंट के आपने रिपोर्ट किए हैं? कितने ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें तालिबात शहीद कर दी गई हैं, कत्ल कर दी गई हैं, और उनको फिर लिखा गया या रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? ओवरऑल इन्वायरमेंट है क्या शिराज? जी बिल्कुल फैसल साहब, जो इन्वायरमेंट है वो तो इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि हालिया जो लर्जा खेज़ DNA रिपोर्ट डॉक्टर नौशीन की जारी की गई है, जिसका बताया गया है कि डॉक्टर निम्रता के DNA से मिलता जुलता वो सेम DNA है जिस शख्स का डॉक्टर नौशीन से मिला है। लेकिन ये सारा सवाल
जो है वो अब उठना शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जो है मुहाज आरई सामने आ चुकी है, यूनिवर्सिटीज़ टू यूनिवर्सिटीज़ जो है वो एक इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सॉर्ट आउट मसले की तरफ कोई भी नहीं लेके जा रहा। जो डॉक्टर निम्रता की जुडिशल रिपोर्ट थी इंक्वायरी की, वो दबा के रखी गई। शायद अगर वो सामने आ जाती, 2019 में ये जो है वाकया पेश आया, अगर शायद ये जुडिशल इंक्वायरी होम डिपार्टमेंट में ना रखी जाती और मंजर आम पर लाई जाती तो बहुत सारे जो अभी मुतालबत हैं क्या ये तमाम मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये हरासमेंट के केसेस एक मामूल और नतीजा एंड पे जाके किसी भी खातून किसी भी तालबा की जान का जाना और उसे खुदकुशी का रंग देना, ये हो रहा है 2017 से। उससे पहले भी होता था लेकिन 2017 से ज़्यादा हो रहा है। इस पर क्या डिमांड क्या है? JIT बनाई जाए, हुकूमत एक्शन ले, कमेटी बने, क्या हो? जी बिल्कुल, जो जितने भी केसेस सामने आए हैं, चाहे वो नायला रिंद का हो, डॉक्टर निम्रता का हो, डॉक्टर नौशीन का हो, असमत जमील तूर का हो और जो है अलमास भान का हो, तमाम ही वाकयात में जो है जिसमें हिरासानी के भी वाकयात हैं, डेथ्स भी हो चुकी हैं, तो वालिदैन तो जुडिशल इंक्वायरी की ही डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, आप मेरे साथ ही रहें। डॉक्टर परवीन रिंद साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, हिरासमेंट के केसेस इनके साथ हो रहे हैं। डॉक्टर परवीन रिंद साहिबा, क्या आपके साथ इस वक्त हो क्या रहा है? गाड़ी, कौन लोग हैं जो आपका पीछा कर रहे हैं? कौन आपको थ्रेट कर रहे हैं? कौन हैं जो आपको जो है वो हरासमेंट के अंदर इस सारे मामले में मुलविस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मुतालबा ये है कि जवाबदार जो भी है वो गिरफ्तार किया जाए और गाड़ी के जो मेरे पीछे लग रहे हैं, जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, जो मुझे डरा रहे हैं, हम आपको मारेंगे और हम आपको कत्ल करेंगे, वही जवाबदार है और उनको फौरी तौर गिरफ्तार किया जाए। कौन है, क्या नाम है इनके जो आपको धमकियां दे रहे हैं, जो पीछा कर रहे हैं? इनके नाम है, आप जानती हैं इनके नाम है? गुलाम मुस्तफा राजपूत, गुलाम मुस्तफा राजपूत। गुलाम मुस्तफा राजपूत आपको धमकियां दे रहे हैं। आपने FIR या कोई ऐसी शिकायत दर्ज करवा दी है? जी हाँ, मैंने FIR दर्ज करवा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी जवाबदार जो है गिरफ्तार नहीं हुआ और उनको स्पेस दिया जा रहा है, उनको सपोर्ट दी जा रही है। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा डॉक्टर परवीन रिंद साहिबा, ये मजबूरी तौर पर कितने मुकदमात इससे पहले दर्ज हुए हैं या इस तरह के केसेस इससे पहले हुए हैं? बहुत सारे हुए हैं। अगर देखा जाए अभी फिल्म में बहुत सारी जो बच्चियां हैं पढ़ रही हैं, जो बहुत सारी ये हो रहे हैं, खुद बोला जा रहा है कि भाई खुदकुशी बच्ची ने की। निम्रता का केस है, नौशीन का केस है, उसमें ये बोला गया कि खुदकुशी उन्होंने की, लेकिन ये खुदकुशी नहीं होती, ये इनको मारा जाता है, जान से मारा जाता है, पंखे से लटकाया जाता है, फिर बोलते हैं खुदकुशी है। अच्छा, आप कोई अपील करना चाहें आसिफा भुट्टो जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से आप कोई अपील करना चाहें? क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम, पीपल्स मेडिकल कॉलेज, आसिफा हॉस्टल या ये सब बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर हैं, पीपल्स पार्टी के नाम पर, उनकी क़यादत के नाम पर हैं। कोई अपील पीपल्स पार्टी की क़यादत से, बिलावल भुट्टो जरदारी से, आसिफा भुट्टो जरदारी से? मेरी यही रिक्वेस्ट है इनसे सारों से कि एक बार आप हॉस्टल में भी, बच्चों के हॉस्टल में भी जाएं और हॉस्टल का माहौल देखिए, अंदर इन्वेस्टिगेशन करें और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन पे एक्शन ले। जो दरिंदे सारे मिले हुए होते हैं, जो कम्युनिटी ग्रुप बने हैं, उनको ख़त्म किया जाए और उनको निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवीन रिंद साहिबा। बहुत शहजाद पठान साहब, ये वाक़यात मुसलसल बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन की ज़रूरत है, फौरी एक्शन की ज़रूरत है, पुलिस को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।